एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास प्रोग्राम में बजट 2024 विकसित भारत का संकल्प। मैं हूं अजय मिश्र। देश के विकास में बजट का निर्माण एक बड़ी भूमिका निभाता है और ये जो पूरी यात्रा है बजट निर्माण की, वो किसी तपस्या से कम नहीं, क्योंकि वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी जुटे रहते हैं लगातार। और इस बार तो जो बजट की शुरुआत हुई, बजट डिस्कशन की जो शुरुआत हुई, वो 10 अक्टूबर से ही शुरू हो गई। 10 अक्टूबर 2023 से जो तपस्या शुरू की गई है वो अब अंतिम रूप में आ चुकी है। आज वित्त मंत्री ने अंतिम प्रारूप दिया, फाइनल टच जिसे कहते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने, चूंकि आज बजट सेशन की शुरुआत हुई है, आज उन्होंने देश को संबोधित किया। स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव की वजह से अंतरिम बजट लेकर के सरकार आ रही है, लेकिन वो जल्दी ही पूर्ण बजट लेकर के आएंगे। ये भरोसा है सरकार का, सरकार के स्थायित्व पर, यह भरोसा है अपनी नीतियों पर, जो आज प्रधानमंत्री के संबोधन में स्पष्ट रूप से झलका। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री का संबोधन बजट सत्र से ठीक पहले, और उसके बाद इस कार्यक्रम पर वापस लौटेंगे। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। और अंतरिम बजट से ठीक पहले आज उसकी पूर्व संध्या पर निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं और अगुवाई कर रही हैं पूरे बजट टीम की, उन्होंने
आज बजट को अंतिम प्रारूप दिया, फाइनल टच जिसे कहते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये सम्मान है उस तपस्या का, वित्त मंत्रालय के जो कर्मचारियों के द्वारा जो तपस्या की है, लगातार आप देख रहे हैं ये तस्वीरें जो पूरे बजट टीम की है। यही बजट टीम आपको लीड करती हुई नजर आएगी। कल के अंतरिम बजट के दौरान वित्त राज्य मंत्री दोनों तरफ, वित्त मंत्री के और पूरी बजट टीम, वित्त मंत्रालय के सभी सचिव, 5 प्रमुख सचिव और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत जो बजट की पूरी टीम है, वो इस मुलाकात में शामिल होते हुए सभी का उत्साहवर्धन करते हुए आज वित्त मंत्री सभी के साथ वो मिली और जिन्होंने दिन रात एक कर दिया इस तपस्या के तहत, वो आप स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि आज फाइनल टच दिया गया। पूरी टीम तैयार है कल की परीक्षा के लिए। कई महीनों की, या कहें 3 महीने 14 दिन इस तपस्या के बाद कल देश के सामने अंतरिम बजट 2024 लोकसभा के पटल पर आने को तैयार। स्पष्ट तौर पर क्या कुछ बड़ी बातें हैं आपको बताते हैं 2023-24 में, और क्या कुछ फोकस रहने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व CEO नीति आयोग अमिताभ कांत भी होंगे इस प्रोग्राम में, साथ ही साथ हमारे साथ इस बात जो है। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए अमिताभ कांत जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। तो पहला सवाल यही कि आज पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया और एक विश्वास जताया कि पूर्ण बजट लेकर के वो देश के सामने आएंगे। ये विश्वास क्या कहता है, और उस तपस्या के बारे में भी थोड़ा बताइए जो पूरा की पूरी बजट टीम, पूरा का पूरा वित्त मंत्रालय देश के विकास को नई दिशा देने के लिए तपस्या करता रहता है। उसका नतीजा कल 1 फरवरी को आने वाला है देश के सामने। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये वोट एंड अकाउंट होगा लार्जली, पर ये एक अवसर है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 10 वर्षों में इस सरकार ने क्या क्या किया उसका एक पूरा कहानी वो बता सकती हैं। और इस सरकार ने बहुत कुछ किया। जी जी, देखिए, सबसे जरूरी जो काम किया है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उससे बिल्कुल सही बात है, 25 करोड़ लोग दारिद्र्य रेखा के ऊपर उठे हैं। और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 12 इंडाइसेस को देखकर बनाया गया है। बिल्कुल। उसके अलावा मेरे विचार से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हुई है वो हुई है कि देश में करीब 4 करोड़ घर बने। जी जी। और आप करीब 11.5 करोड़ टॉयलेट्स बने, करीब 23 करोड़ लोगों को पाइप वाटर कनेक्शन मिला। जी सर। करीब 80,000 किलोमीटर सड़कें बनी। और गवर्नमेंट का जो बजटरी एलोकेशन था, अगर हम 2013-14 से और पिछले बजट तक देखते हैं तो 592% उसकी ग्रोथ हुई है। और वो 1% से लेकर 3.3% GDP का बढ़ा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, उस पर बहुत बड़ा फोकस दिखा जी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई वो ये रहा कि हमारे यहाँ एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बिल्कुल सही बात, जिससे कि लोगों के बैंक अकाउंट्स, देखिए करीब 55 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स 2015 और 2017 के बीच में खुले। उससे हमने आधार और मोबाइल को लिंक किया। अब हम उसकी वजह से करीब 46% दुनिया का फास्ट पेमेंट करते हैं। और अगर आप देखते हैं तो उसकी वजह से हमें हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बहुत आई है। हम 670 स्कीमों में पैसे सीधे साधारण व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डालते हैं। और यही एक वजह है जिससे कोविड पीरियड की वजह के समय पे हम बड़ा पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज हमने नहीं दिया, पर हम लोगों के बैंक अकाउंट में हमारी महिलाएं बहनें होंगी, उनका सर आज माननीय राष्ट्रपति ने भी उसका जिक्र किया सर अपने अभिभाषण में, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि डीबीटी के जरिए जो इतना बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने इकोसिस्टम तैयार किया,
उसने समावेशी देश विकास को में- बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो देश में एक बहुत बड़ी क्रांति जो आई कि हमने टेक्नोलॉजी को उपयोग करके, जिसको हम कहते हैं, हमने छलांग लगाई, जी, जी, सर। लीपफ्रॉगिंग की। और ये आज हम दुनिया का 5वां बड़ा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर 2027 के अंत तक हम जापान और जर्मनी को सरपास पीछे चढ़ करके जाएंगे, जी। तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनेंगे। और सर बजट से ठीक पहले आईएमएफ ने भी अपना जो आउटलुक दिया है उसको बढ़ाया है। आज 6.7%, हम 7% का उम्मीद जता रहे हैं सर। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं सर, क्योंकि आप नीति आयोग में जब थे तो जो प्रधानमंत्री की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स से जुड़ी जो योजना थी सर, जिसको आपने लीड किया, जिसने समावेशी विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अगर उस कहानी को दुनिया तक न पहुंचाया जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी सर। बजट की पूरी निर्माण की प्रक्रिया में वो, जिसमें आपने बहुत ही अहम भूमिका निभाई नीति आयोग के सीईओ के तौर पर, वो किस तरह से काम कर रहा है सर? इंक्लूसिव डेवलपमेंट कितना बड़ा फोकस हो सकता है इस बजट का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हम जो ये देश की सबसे पिछड़ी हुई जिले हैं, और ये उन्होंने उसको बैकवर्ड वर्ड यूज नहीं किया, जी, पिछड़ा वर्ड aspirational, यूज जी, जी। नहीं किया। उन्होंने कहा एस्पिरेशनल, आकांक्षी जिले, जी जी। आकांक्षी जिले। और उनका ये कहना था कि, और बड़ा सही कहना था उस समय, उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम है गवर्नेंस की। तो हम क्या करते हैं कि हम पैसे दे देते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखते। तो उन्होंने कहा पैसे की बात मत करो, आप गवर्नेंस इंप्रूव करो। और हमने कुछ आउटकम्स निकाले जो एजुकेशन के हों, हेल्थ के हों, न्यूट्रिशन के हों और कृषि के हों, और हमने इन आउटकम्स पे काम किया और स्टेट्स के साथ मिलके काम किया, डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलके काम किया, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ मिली, और इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स को में हमने 3 वर्षों के अंदर बहुत बदलाव लाए। और इन सब आउटकम्स में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत जोरों से छलांग आगे लगाई, और कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जो कि डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब विकसित डिस्ट्रिक्ट से भी आगे निकल गए जी सर। इसकी वजह से। सर तो मेन कारण ये था कि गुड गवर्नेंस आया इन जिलों में। बिल्कुल सर, गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो हुआ सर, उसका असर जरूर दिखाई दे रहा है सर। लेकिन एक बात और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग हुई इन जिलों की सर। तो हाँ सर, ये दिखाता है कि इस गवर्नमेंट ने गवर्नेंस और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया। आपने बिल्कुल सही कहा सर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों ही दिशा में जो सरकार ने फोकस किया, उसका असर जमीन पे दिखाई दे रहा है कि आज हम लार्ज इकोनॉमी में दुनिया के सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था हैं, और सभी को हमने पीछे छोड़ दिया है तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद। लेकिन सर, आपने G20 शेरपा के तौर पर भारत को लीड किया। G20 के शेरपा के तौर पर अभी भी आप दूसरे देशों, ब्राजील की अध्यक्षता में जो बैठकें हो रही हैं, उस पर भी आप शिरकत कर रहे हैं। एक चीज जो हमने सबसे आगे रखा सर G20 के दौरान, वो था वुमेन डेवलपमेंट। W20 का भी हमने एक तरह से लीड लिया। प्रधानमंत्री ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि 26 जनवरी को वुमेन एम्पावरमेंट केंद्र में था, कर्तव्य पथ पर। इस वक्त राष्ट्रपति महिला हैं, वित्त मंत्री महिला हैं, तो हो सकता है कि महिला सशक्तिकरण इस बजट का भी एक बहुत बड़ा फोकस हो सर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विचार था कि G20 में विमेन लेड डेवलपमेंट पर फोकस हो, और विमेन लेड डेवलपमेंट पे हमने कंसेंसस बनाई। सारे 20 G20 राष्ट्र थे, 9 इनवाइटेड राष्ट्र थे, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे। हम लोग ये सब दुनिया में जेंडर इक्वालिटी बात करते रहते थे, ये यूएन की टर्मिनोलॉजी थी। जब हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात शुरू की पहली मीटिंग में, तो बहुत ऑपोजिशन था, पर धीरे धीरे हमने जब समझाना शुरू किया सबको कि हमें भाई ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन गैप है, जेंडर डिजिटल डिवाइड है, हमें एजुकेशनल आउटकम्स इंप्रूव करने हैं, और वुमेन का रोल फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम इनको लीडरशिप पोजीशन में नहीं लाएंगे तो बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए, और जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन हो, एम्पावरमेंट हो वुमेन का, इन सब चीजों पर फोकस करने से सहमति, साल भर मेहनत करने के बाद सारे देशों ने और सारे अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस ने माना, और एक नई टर्मिनोलॉजी यूज हुई विमेन लेड डेवलपमेंट की, और G20 ने विमेन लेड डेवलपमेंट को लीड किया,
और ये हमारा बहुत बड़ा सक्सेस मिला। पर उसका जो महत्वपूर्ण कारण था कि हमने बताया कि भाई 2015 में केवल 18% महिलाओं के पास हिंदुस्तान में बैंक अकाउंट था, अभी करीब 91% महिलाओं के पास बैंक अकाउंट है। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया इनका, हमने महिलाओं के सेल्फ जी सर बिल्कुल सही बात किया। अब आप देखिए ड्रोन्स पर कितना फोकस हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ड्रोन्स की लीडरशिप ट्रेनिंग सारी की सारी महिलाओं को दी जा रही है और वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको आगे। सर मुझे पता है कि आपके पास समय की कमी है, मैं एक सवाल कर पाऊं सिर्फ आपसे, चूंकि वॉक द टॉक की आपने बात की, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें वुमेन डेवलपमेंट पे वॉक द टॉक करके दिखाना है। क्लीन एनर्जी को लेकर भी पूरी दुनिया काफी बातें करती है, लेकिन जब बात आती है फाइनेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की, सब लोग पीछे हट जाते हैं। आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के लिए G20 में एक बड़ी भूमिका निभाई। इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को लेकर के हमने नई शुरुआत की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पहले काम कर चुके हैं सर। सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के सर बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? अंतिम सवाल आपसे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। देखिए, मैं बजट के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी बिल्कुल। पर भारत, देखिए ये कल फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करेंगी अपना, और ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं बोलूं, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारत ने जो क्लाइमेट ट्रांजिशन पे काम किया है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमने करीब 185 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की। हम एक अकेले G20 राष्ट्र हैं जो कि COP21 पेरिस का जो NDC टारगेट था हमने उसको फुलफिल किया, पूरा किया, और हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तैयार किया और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में हम बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं। और जो अभी माननीय प्रधानमंत्री ने सोलर रूफ सूर्योदय योजना, जी हाँ, अभी जो नई स्कीम लॉन्च की है उसका देखिएगा, ये घर घर में क्रांति आएगी सोलर रूफ टॉप पे की, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम होगी मेरे विचार से। तो जो हमने क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट ट्रांजिशन में जो काम भारत ने किया है वो किसी और देश ने नहीं किया। जबकि विकसित राष्ट्र जो हैं उन्होंने ना केवल अपना फाइनेंशियल कमिटमेंट था उसको भी पूरा नहीं किया जी, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमिटमेंट पूरा किया, पर हमारी जो कंपनीज हैं, हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में ये बहुत बड़ी क्रांति लाए। अमिताभ कांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, एक्सक्लूसिव DD न्यूज़ नेटवर्क पर जुड़ने के लिए और अपनी विचार बजट की पूर्व संध्या पर साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। इस बात के साथ हम छोड़े जाते हैं आपको कि अब भारत लेक्चर सुनता नहीं है। विकसित देशों का जो बात है, वॉक द टॉक न करने का जो तरीका है अलग अलग मंचों पर, उस पर अब जवाब देता है, और जवाब देता है अपने मजबूत कदमों के जरिए जो G20 में हमने करके दिखाया। एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं बजट 2024। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2024, विकसित भारत का संकल्प, और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं।
प्रोफेसर मनोज चौधरी, जो कि कुलपति हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के। गतिशक्ति अपनी तरह का एक अनूठा प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। ये दूसरा एक्सक्लूसिव, और पूरी दुनिया को पता है कि आप निजी क्षेत्र से आते हैं और अब सरकार में लीड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, और गतिशक्ति विश्वविद्यालय को इस वक्त लीड कर रहे हैं आप वडोदरा में। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बड़ा फोकस हो सकता है बुनियादी ढांचा, कितना बड़ा फोकस हो सकता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कल के बजट में? देखिए, भारत पिछले 10 सालों में जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, बुनियादी ढांचे को अगर आप पकड़ें तो भली रेलवेज हो, जो इस साल आप देखें तो प्रतिदिन ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर ट्रैक लेंथ डेवलप हो रहा है, जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ। अगर एयरपोर्ट्स देखें तो 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, अभी हम 150 के ऊपर हैं। नंबर ऑफ पोर्ट देखें तो हम उसमें भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाईवेज देखें तो आज 1,45,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवेज है, प्रतिदिन 28-29 किलोमीटर हाईवे डेवलप हो रहा है। सो अगर हम पिछले 10 सालों में ही देखें तो भारत मजबूत इरादे, संगठित कार्यशक्ति, कठोर लेने की शक्ति और एक सक्षम नेतृत्व के कारण आज हम इससे ज्यादा किसी और बजट पे हम लोग सकारात्मक नहीं महसूस कर रहे थे जो आज कर रहे थे। आज हर भारतीय को लगता है कि जो हम सपने देखना चाहते हैं, जो हम सपने देखते हैं, वो सब मुमकिन है। तो मुझे ऐसा लगता है विकसित भारत बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, और हम लोग तेजी से रेलवे हो, हाईवेज हो, पोर्ट्स हो, शिपिंग हो, इनलैंड वाटरवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है हम लोग न सिर्फ पैसेंजर कन्वीनियंसेस को देखेंगे, हम लोग सेफ्टी पे भी उतना ही ध्यान देंगे, हम लोग मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को भी उतना ही इन्वॉल्व करके एक विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, चूंकि आपने दुनिया के बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ भी काम किया है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं इस सवाल करने से। जब हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बात करते हैं और हम सेमीकंडक्टर, सेमीकॉन मिशन जैसे बड़े मिशंस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं, कितना कॉन्फिडेंट हम हो सकते हैं कि ये जो गैजेट्स अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और शायद ऑयल के बाद सबसे बड़ा इंपोर्ट का जो बकेट है वो वहीं से आता है, उस पर हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे और बजट कुछ उसमें भूमिका निभा पाएगा? सर, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ इसलिए हूं कि दिसंबर 2021 में जब से सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च हुई, भारत ने बहुत तेजी से काम किया। न सिर्फ माइक्रोन का इन्वेस्टमेंट, कमिटेड इन्वेस्टमेंट है धोलेरा रीजन में, अभी रिसेंटली आपने ये भी सुना कि किस तरह से HCL और फॉक्सकॉन प्लान बना रहे, जो अखबारों में हमने पढ़ा, किस तरह से भारत की एकमात्र सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी HCL के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत बहुत सारे, जो हम सुनने में आ रहे हैं कि बहुत सारे दावेदार भारत को मॉडर्नाइज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट की बात करें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया आज किस हालत में है और 10 साल पहले किस हालत में थी, मुझे ज़्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है। आज हम देखें कि न सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स इंडिया में बन रहे हैं, सिर्फ मोबाइल प्रोडक्शन में भी देखें तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले असेंबली, उसकी इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है कैमरा असेंबली। जी सर, उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है बजाय कि बैटरी चार्जर्स और अदर चीजों के। तो भारत उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है जो ज्यादा वैल्यू एडिशन दे सके। तो अगर हम ऐसा कर पाए, जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए तो भारत हमेशा से जाना ही जाता रहा है। तो एक पूरा इकोसिस्टम, जो आपने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तो भारत में न सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, बस उन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चाहिए, उसकी डिजाइन भी भारत में हो सकती है, हो रही है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी जब भारत में होगी तो एक पूरा इकोसिस्टम, जिसको हम कहते हैं लोकल नीड टू लोकल डिजाइन टू लोकल डेवलपमेंट टू लोकल डिप्लॉयमेंट, हम पूरा कर सकते हैं। और यही भारत सशक्त भारत होने की दिशा में सबसे बड़ा कदम। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं सर, और चूंकि आपने कहा कि हम मेक इन इंडिया में सफल होंगे और विश्वास के साथ आप भरे हुए हैं। हम पहले सॉफ्टवेयर पावर के तौर पर जाने जाते थे, अब समय आ गया कि शायद हम हार्डवेयर पावर के तौर पर भी अपनी शक्ति को आगे बढ़ाएं, और गति शक्ति तो आप लीड ही कर ही रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक सर, मैं जल्दी आता हूं, और गति शक्ति पे एक बड़ा सवाल आपसे करने वाला हूं बजट की उम्मीदों को लेकर के। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन।
अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2024 और प्रोफेसर मनोज चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि कुलपति हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के। सर, इतनी बड़ी योजना है, 111 लाख करोड़ रुपए की गतिशक्ति परियोजना। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, केंद्र और राज्य सभी को मिलकर के काम करना है। रेलवेज को लेकर के आप कितना आशान्वित हैं? और हमने देखा कि 2013-14 के मुकाबले 9 गुना तक बजट बढ़ाया गया और रेलवेज को लेकर के भी हम काफ़ी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं कल के बजट से। जैसा कि आपने ठीक कहा, 2014 में रेलवे का बजट करीबन 35,000 करोड़ था और अब पिछले वर्ष ही 2,40,000 करोड़ तक पहुंचा। और ये इसलिए भी पहुंचा कि जो नेतृत्व अभी है वो किस तरह से काम कर रहा है। जिस तरह से तेजी से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रेन और पैसेंजर कन्वीनियंस और सेफ्टी, तीनों एस्पेक्ट्स पे ध्यान हो रहा है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, जो सामान गुड्स एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है, किस तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से कंप्लीशन हुआ, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आगे बढ़ेंगे, जब कंप्लीट होंगे, तो उसकी वजह से माल ढुलाई एक जगह से दूसरी जगह होती है, उसकी कॉस्ट आप सब जानते हैं कि रेलवे वन ऑफ द चीपेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर है। दूसरा, अगर एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखें तो रेलवे इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड, क्योंकि रेलवे के अंदर में अभी आप देख रहे हैं हम लोग करीबन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से कंप्लीट उसको कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ रेलवे का देखें तो इन सारी चीज़ों पे, भले फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन हो, पैसेंजर कन्वीनियंस हो, पैसेंजर सेफ्टी हो, नए ट्रैक्स बिछाने हो, नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करनी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कदम पिछले 2 सालों में 3 सालों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, पूरे भारत की रेलवे को मॉडर्नाइज करने के, पूरी भारत की रेलवे को, जो कि रेलवे एक लाइफलाइन कही जाती है इंडिया की, उसको तेजी से आगे बढ़ाने की। तो इस सभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको इन सब के लिए टैलेंटेड मैन पावर की जरूरत होगी। जो मैन पावर गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जो पूरे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स पे फोकस्ड है, जो रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम्स करें, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स करें, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स करें, स्किल्स डेवलपमेंट करें, तो किस तरह से इस पूरे सेक्टर, सिर्फ रेलवेज ही नहीं, एविएशन हो, पोर्ट्स हो, शिपिंग हो, रोडवेज, हाईवेज, पूरे सेक्टर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पिछले 10 सालों में बढ़ा है वो और तेजी से एक्सीलरेट होगा, क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये एक बुनियादी ढांचा है और इसकी दिशा में हमको आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, वक्त निकालने के लिए। और हम लोग जैसे कि थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि भारतीय ट्रेन्स में एक दिन में पूरा का पूरा एक ऑस्ट्रेलिया सफ़र करता है, और आप गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जो कि पहला प्रयोग है, उसको लीड कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बजट के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि आप रिएक्शन ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद आपका। तो इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, लेकिन बजट की सबसे बड़ी कवरेज को देखने के लिए आपको डीडी न्यूज़ के साथ बने रहना होगा। कल सुबह 8 बजे से हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आएंगे बजट 2024 पर, क्योंकि देश का चैनल आपके लिए सबसे आगे हमेशा खड़ा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।